उत्तिष्ठ भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आज हम लोग इसमें आज देखेंगे लंबाई की इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ लेंथ। लंबाई की छोटी से छोटी इकाई को माइक्रोन कहते हैं। माइक्रोन जब लिखते हैं हम लोग माइक्रोन, तो 10⁻⁶ इसका न्यूमेरिकल एग्जिस्टेंस होता है। यह 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। अगर 1 मिलीमीटर का है 1 mm, तो इसको लिखते हैं 1 मतलब 10⁻³ मीटर। और इसका भी 1000वां भाग यानी 1000 से इसमें डिवाइड कर देंगे, बट्टा लिखना पड़ेगा इसमें 1000, तो हो जाएगा कितना, ये पावर ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ बट्टा 10⁻+3 मीटर। अब इसको प्लस वाले को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ मीटर। तो माइक्रोन में कितना होता है 10⁻⁻⁶। मिलीमीटर में जानते हैं हम लोग कि 1 mm में 1000 माइक्रोन, 1000 माइक्रोन, और 1 माइक्रोन में 0.01 mm। सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। कल वाले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। 1 डेसीमीटर की बात करें, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो डेसीमीटर और इधर सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, या ये डेसी नहीं डेकामीटर, डेसीमीटर ये 100 सेंटीमीटर है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। मात्रा की इकाइयाँ की बात करें तो मात्रा की छोटी से छोटी इकाई को मिलीग्राम कहते हैं। यह 1 ग्राम के 1000वें भाग के बराबर होती है। नीचे दी गई तालिका में इनके गुणांक को हम लोग देखेंगे। जैसे ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। 5:30 का अलार्म बज गया सुबह का। मीट्रिक टन की बात करें तो 1 मीट्रिक टन जो होता है 1000 kg के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन 1 टन बात करें तो 1000 kg, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000 kg। समय की इकाइयों की बात करें तो समय की छोटी से छोटी इकाई को सेकंड कहते हैं, जो मिनट के 60वें भाग के बराबर होती है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट। यहाँ चीज़ एक बताना चाहूँगा मैं, यहाँ देख लेंगे आप लोग। समय का सबसे छोटा यूनिट 10⁻⁻⁶, इसको सेक के नाम से जानते हैं हम लोग। सेक, 1 सेक, यस, इसको याद रखेंगे। लंबाई की जो है कन्वर्जन की गई है, तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण। 1 मिलीमीटर में कितना इंच होता है तो बात करेंगे 0.00397 इंच होता है 1 मिलीमीटर में। वहीं 1 सेंटीमीटर की बात करें हम लोग तो 0.3937 इंच होता है। 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 3937, ये याद रखना है, 39.37 इंच बराबर 1 मीटर, याद रखना है। 1 किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर में मील कितना होता है 0.6214 मील, तो याद रखना है आपको। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है तो 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में 0.6214 मील। भार या तौल की इकाइयों का रूपांतरण। 1 ग्राम में 15.432 ग्रैन होता है। ये ग्राम नहीं है, ग्रैन है। 1 ग्राम इक्वल टू 15.432 ग्रैन
यस। 1 किलोग्राम में 2.204 पाउंड होता है। 1 टन में 2240 पाउंड होता है। 1 गैलन में 10 पाउंड होता है, जो 4.5 लीटर के बराबर होता है। 4.543 लीटर के बराबर। 1 गैलन जो होता है 10 पाउंड के बराबर होता है, और लीटर में 4.5। जैसे कि आपके पास एक जो स्टैंडर्ड होता है गैलन गांव में, उस गैलन की बात करें तो 4.5 लीटर का होता है। 1 ग्राम की बात करें तो 0.0648 ग्राम होता है। 1 पाउंड में 0.4536 ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। 1 टन की बात करें तो 10 से 16 किलोग्राम होता है। 1 टन की बात करें तो 1.02 मीट्रिक टन होता है। 1 लीटर की बात करें तो 1000 सीसी पानी या 1000 सेंटीमीटर क्यूब पानी होता है 1 लीटर में। कुछ और बात करते हैं हम लोग यहाँ, जैसे क्षेत्रफल के गुणांक और इकाई की। स्क्वायर इंच में वर्ग इंच की बात करें तो इसका गुणांक कितना होता है, प्रतीक कैसे लिखते हैं, 1 स्क्वायर इंच। इसमें सेंटीमीटर में होता है 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग फुट की बात करें हम लोग, 1 वर्ग फुट, 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू 0.093 मीटर स्क्वायर। वहीं एक स्क्वायर यार्ड की बात करें वर्ग गज की तो 1 स्क्वायर यार्ड बराबर 0.84 मीटर स्क्वायर। 1 वर्ग सेंटीमीटर की बात करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.155 इंच स्क्वायर। आयतन की बात करें हम लोग तो 1 घन मीटर बराबर 1000 डेसी मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 घन इंच की बात करें तो 1 क्यूबिक इंच बराबर 16.387 सेंटीमीटर क्यूब। 1 घन फुट की बात करें 1 QFT तो इतना 28,317 सेंटीमीटर क्यूब। वहीं गैलन की बात करें 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर। कुछ और बात करते हैं यहाँ पे, ग्राम की बात करें 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 मीट्रिक टन में 1000 केजी होता है। 1 ऑन्स भी कहते हैं तो 1 ऑन्स में 28.35 ग्राम होता है। तो लगभग 28 ग्राम के बराबर जो होता है 1 ऑन्स होता है। 1 पाउंड की बात करें 1 LBS लिखते हैं तो ये होता है 0.05454 यानी 454। आधा केजी जो होगा वो 1 पाउंड के बराबर होगा। वहीं 1 किलोग्राम की बात करें हम लोग तो ये 2.205 पाउंड होता है। 1 केजी में 2 पाउंड के बराबर होता है। ये है मीट्रिक मात्रकों के अपवर्तक व अपवर्त्य। जैसे डेका की बात करें तो डेका मतलब 10 का पावर 1 होता है। ये पावर सब आप लोग को याद रखना है। डेका 10 के पावर 1, हेक्टो 10 के पावर 2। वही बात करें हम लोग किलो की, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, जीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15, एक्सा 10 के पावर 18, जेटा 10 के पावर 21, योटा 10 के पावर 24, 10 के पावर 24। योटा 10 के पावर 24, जेटा 10 21। ऐसे याद रखेंगे, योटा 24, जेटा 21, एक्सा 18, पेटा 15, टेरा 12, जीगा 9, मेगा 6, किलो 3, यहाँ है हेक्टो 2, डेका 1। ये सभी क्या है, पावर में है, 10 के पावर में। वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे
सब मल्टीपल की बात करें जो निगेटिव पावर्स वाले हैं, डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15, ईटो 10⁻⁻18, जेप्टो 10⁻⁻21 और एकटो 10⁻⁻24। वहीं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की बात करें, तापमान मापने के लिए जो 4 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, इनमें सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। इनमें एक रिलेशन होता है C/100, ये है C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 बराबर K-273/100। इस फार्मूला को याद रखिएगा और कुछ भी फार्मूला याद नहीं रखिएगा, सारा आंसर इससे आएगा। कन्वर्जन जो भी करेंगे इससे बनेगा। जैसे मान लीजिए C कन्वर्जन करना है आपको, C से F में फ़ारेनहाइट में, तो आप ये इस्तेमाल करेंगे C/100 = F-32/180। अगर C का वैल्यू दिया है तो लिख लेंगे, F का निकल जाएगा, F का दिया होगा तो C का वैल्यू निकल जाएगा। वैसे कंपेरिजन करके दूसरे, अगर ऐसे इसको इससे कर सकते हैं, किसी को किसी से भी कर सकते हैं इसमें कंपेरिजन। विभिन्न इकाइयाँ हैं, जैसे एनर्जी के लिए क्या क्या होती हैं इकाइयाँ। एनर्जी होता क्या है आप लोग बताएंगे, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। 1 फुट पाउंड बल जो होता है 1.356 जूल के बराबर होता है। 1 BTH ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है 1.055 किलो जूल के बराबर होता है। वहीं 1 BTU जो होता है 252 कैलोरी के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 0.252 किलो कैलोरी। 1 थर्म होता है 105.5 मेगा जूल। 1 कैलोरी होता है 4.187 जूल। 1 किलो वाट होता है घंटा 3.6 मेगा जूल। फोर्स की बात करें तो फोर्स में 1 टन बल होता है 9.964 किलो न्यूटन। 1 पाउंड बल होता है 4.448 न्यूटन। 1 किलोग्राम बल होता है 9.8 न्यूटन। तो कल के वीडियो में हम लोग देखा था कि कैसे एक वस्तु था ऐसा, और इसमें जो फोर्स नीचे लग रहा था वो कितना, अगर 1 kg का है, 1 kg का वस्तु है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, 9.8 न्यूटन। यस, नीचे की तरफ। शक्ति की बात करें, शक्ति में तो एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर होता है 746 वाट ब्रिटिश। वहीं 735.5 वाट मीट्रिक में होता है। तो मीट्रिक की बात करेंगे हम लोग तो 735.5, और वाट ब्रिटिश की बात करेंगे तो 746 वाट। वहीं पाउंड की बात करें, 1 वर्ग मीटर में कितना बल अप्लाई होगा, तो वो होगा 6.895 किलो न्यूटन वर्ग पर मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर है ना, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। वहीं दाब की बात करें हम लोग, यहाँ देखेंगे दाब की बात करेंगे तो प्रेशर में 1 पाउंड जो होगा, 1 पाउंड बल 1 वर्ग फुट में या 1 बार में कितना होगा, तो 47.88 न्यूटन वर्ग मीटर होगा, न्यूटन पर वर्ग मीटर, या 10.5 न्यूटन पर वर्ग मीटर होगा। वेलोसिटी की बात कर लें हम लोग तो वेलोसिटी में 1 मील घंटा बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर पर घंटा। तो मील को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो 1.6 किलोमीटर आता है। तो उसके हिसाब से 1 फुट पर सेकेंड में आप लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो आ जाएगा 0.3048 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर घंटा को बदलेंगे मीटर सेकेंड में तो 0.2778 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक और चीज़ आप लोग पढ़े होंगे 5/18 एंड 18/5, ये क्या है, तो मीटर से किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्जन का एक मल्टीपल है।
त्वरण की बात करें एक्सेलरेशन, तो 1 फुट पर सेकेंड स्क्वायर की बात करें मीटर सेकेंड में, तो 0.3048 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आघूर्ण क्या होता है, टर्क क्या होता है, तो अगर कोई फोर्स लगता है पर फुट पे, और ये कैसे होता है पाउंड में, तो उसे हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.356 न्यूटन मीटर। डेंसिटी की बात करें, घनत्व की, तो पाउंड पर घन फुट जो है ये हो जाएगा किलो घन मीटर में 16.02, और वहीं 1 पाउंड पर घन इंच में अगर बात करेंगे तो 27.68 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो जाएगा। एंगल की बात करें तो एंगल के लिए 2 इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रेडियन और 1 रेडियन और पाई रेडियन। तो 1 रेडियन में 57.30 डिग्री होता है, या ऐसा कहें 30 डिग्री 57 मिनट कह सकते हैं इसको, 30 डिग्री बोल रहा हूँ, 57 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। 1 रेडियन में 180 डिग्री का कोण बनता है। क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, इनकी बात कर लेंगे हम लोग। 1 जेटा, तो जेटा आप लोग पढ़े हैं क्या होता है, 10 का पावर 21, तो देखिए तो 10 का पावर 21 कहीं दिया है, यस यहाँ दिया है, 10 का पावर 21 दिया है। 1 फेमटो, तो फेमटो अभी हम लोग पढ़े हैं कि निगेटिव पावर होता है, 10 के पावर -15 फेमटो, देखिए कहीं दिया है क्या जी, तो नहीं दिया है 1 फेमटो, यहाँ गलत लिखा है -6, इसमें कहीं नहीं दिया है, तो कहीं इसमें लगा दीजिए आप, मान लीजिए यहाँ लगाते हैं 10 के पावर -15 फेमटो, तो आंसर हो जाएगा बी। इसमें सी दिया है तो इसको काट देंगे, है ना। 1 फुट पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा, तो अभी हम लोग पढ़े हैं त्वरण वाला कि 1 वर्ग फुट पर सेकेंड स्क्वायर में जो होता है 30.48 होता है, तो देखिए तो किस में है, बी में दिया है, तो आंसर बी हो जाएगा। एक थर्म किसके बराबर होगा, तो थर्म जो होता है हम लोग अभी पढ़े हैं कि यहाँ देख लेंगे थर्म कहाँ था, यहाँ एक थर्म 105.5 मेगा जूल के बराबर होता है, तो 105 मेगा जूल कहाँ दिया है, सी में दिया है, बी में मेगा जूल, दो ऑप्शन सेम नहीं, 102 है 105 है, तो 105 वाला हो जाएगा आंसर, है ना। 1 ऑन्स कितने ग्राम के बराबर होता है, तो ऑन्स कितने ग्राम के बराबर होता है अभी पढ़े हैं, और इसको याद रखना है, मुझे भी याद रखना है ताकि मैं भी नहीं भूलूं इन बातों को। ऑन्स इस वाले टेबल में देखेंगे हम लोग, 1 ऑन्स 28.35 ग्राम, तो देख लेंगे 28.35 सी ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा सी। एरर्स इन ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों में त्रुटियां होती हैं उसकी बात करेंगे, कौन कौन सी त्रुटि होती हैं। प्रायः सभी भौतिक राशियों के मापन में प्रेक्षण के क्रम में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य ही रहती हैं, इसी अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। इन्हीं त्रुटियों के कारण प्राप्त मान यथार्थ मान से थोड़ा भिन्न होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो भौतिक राशि में प्रेक्षित मान तथा यथार्थ मान के अंतर को त्रुटि कहा जाता है। जो आपने कैलकुलेट किया है और जो एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों के डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर्स कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। या तो ये क्रमबद्ध हो सकता है या यादृच्छिक होता है, रैंडम, है ना। तो क्रमबद्ध सिस्टमेटिक की बात करें तो वह त्रुटि जिसके कारण का पता लगाया जा सके उसे क्रमबद्ध कहते हैं। जो सिक्वेंसली हो तो आसानी से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ जो है दिक्कत हुआ है। यह त्रुटि उत्पन्न होती है कैसे, तो उपकरण के दोष के कारण या प्रेक्षक के व्यक्तिक विशिष्टताओं के कारण तथा बाहरी परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकता है। संयोजित त्रुटि की बात करें रैंडम की, तो इस प्रकार की त्रुटियों का कारण ज्ञात नहीं होता है क्योंकि इसकी सांकेतिक विवेचना नहीं की जा सकती है। ये कहाँ से अराइज हुआ है इसके बारे में हम लोग आसानी से नहीं पता लगा सकते हैं। माध्यम निरपेक्ष त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर्स
यदि किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान x हो तथा लिए गए n प्रेक्षणों से प्राप्त मान क्रमशः x1 x2 xn हो, तो त्रुटियां जो होंगी x1 नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो उसमें से प्रीवियस को घटा दिया जाएगा तो वो क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट। यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा। माध्य में निरपेक्ष त्रुटि का कुल धनात्मक मान एवं प्रेक्षणों की कुल संख्या का अनुपात जो होता है ए, इसको मीन जब निकालते हैं हम, डेल एक्स आई प्लस एन, जितना है सबको सम कर दीजिए, यहाँ सम कर दीजिए और एन से डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ निगेटिव, यहाँ मॉड लगाया गया है तो उसके वैल्यू को प्लस लिया कीजिए, है ना, मतलब लास्ट वैल्यू आएगा प्लस में। वहीं माध्य निरपेक्ष त्रुटि की बात करें तो इसमें ए से अगर डिनोट करते हैं तो भौतिक राशि के माध्य के मान के अनुपात को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, परसेंटेज एरर। ए बाई एक्स गुणे 100% लिखते हैं इसको। और योग एवं अंतर में त्रुटियों का जो संचरण होता है, जैसे सी बराबर ए प्लस बी, तो डेल सी बराबर डेल ए प्लस डेल बी, यानी अगर सी में कोई दो राशियों पर डिपेंड करता है, ए और बी पे, तो डेल सी जो होगा डेल ए और डेल बी पे डिपेंड करेगा, यानी दोनों के अंतर सम पे डिपेंड करेगा। अंतर सम कहने का मतलब कि पहले ए में जो डिफरेंस आया उसको लिखिए, बी में डिफरेंस आया, फिर सम अप कीजिए लाइक दिस। सी बराबर ए माइनस बी है तो प्लस माइनस डेल सी इजकल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस प्लस माइनस डेल बी। गुणनफल में त्रुटि का संचरण कैसे होता है, अगर सी बराबर ए डॉट बी है यानी ए क्रॉस बी है तो डेल मैं कहाँ हूँ जी, प्लस माइनस डेल सी बट्टा सी इंटू 100 इजकल टू डेल बी बटा बी गुणे 100 प्लस डेल ए बटा ए गुणे बी ए 100। भागफल में त्रुटि का संचरण कैसे होता है, अगर सी जो है ए बाई बी के फॉर्म में डिपेंड करता है, यानी फंक्शनलिटी इसकी ए बाई बी की हो, तो प्लस माइनस डेल सी बट्टा सी गुणे 100 इजकल टू डेल बी बट्टा बी प्लस इंटू 100। तो आप देखेंगे ये फार्मूला गुणनफल त्रुटि का और भाग का दोनों का सेम फार्मूला इस्तेमाल होगा। यस। घात वाली राशियों के गुणनफल में त्रुटि का संचरण कैसे होता है, जैसे कि ये फंक्शन इसका है ए का पावर एम बी का पावर एन, तो एम जो होगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, है ना, एम सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग कि सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर और सार्थक अंक क्या होते हैं, कहाँ तक जो होता है वो वैलिड होता है, उसकी बात करेंगे, कितने अंक तक का। किसी भौतिक राशि के माप को जिन अंकों में व्यक्त किया जाता है उनमें कुछ विश्वसनीय होते हैं और कुछ संदिग्ध होते हैं। जो बाद वाले वैल्यू होते हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू हुआ करते हैं। किसी माप में जितने विश्वसनीय अंक शून्य भी होते हैं उन्हें सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सार्थक अंक निकालने के निम्न नियम हैं। मापी गई भौतिक राशि को निरूपित करने वाली संख्या में सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। पहला ही कि उसमें जो भी अंक है और वो अशून्य है, जीरो के अलावे हैं, तो सार्थक होंगे। अशून्य अंकों के बीच शून्य सार्थक होते हैं और अशून्य अंक जैसे कि यहाँ 1 और 3 अशून्य है, बीच में 0 है तो ये सार्थक है। 2 और 6 के बीच में 0 है, यहाँ पॉइंट है ना, तो ये 0 सार्थक है। अगर यही लास्ट में होता तो सार्थक नहीं होता, पहले होता तो सार्थक नहीं होता। या दशमलव में भी अगर इसके 6 के बाद 5 0 लगा देंगे तो वो सार्थक वैल्यू नहीं रह जाएगा। यदि मापी गई किसी संख्या में कोई दशमलव नहीं हो तो उसके अंतिम अशून्य अंक के साथ आने वाली सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें बात करें तो ये सभी सार्थक शून्य है, इसमें सार्थक शून्य है ना। यदि किसी संख्या में दशमलव के स्थान स्पष्ट हो लेकिन दशमलव के बाद केवल शून्य हो तो दशमलव के अंतिम अशून्य अंक के बीच सभी शून्य सार्थक होते हैं। जैसे कि इसमें तो ये वाला शून्य सार्थक होंगे, जब ये शून्य जो है सार्थक नहीं होगा। यह मैंने बात किया है 36 29 600 की, तो इसमें सार्थक शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे।
जब तक यूनिट लग जाएगा तो ये सार्थक शून्य होंगे, अदरवाइज सार्थक शून्य नहीं होंगे। यदि किसी संख्या में दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक नहीं हो तो दशमलव में अशून्य अंकों के बीच की स्थित कोई शून्य सार्थक नहीं होगा। जैसे यहाँ जो है इस संख्या में देखेंगे तो 3, 5 और ये जो है सार्थक अंक है। संख्या इतना हो तो इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, है ना। तो इसमें कितने हो जाएंगे ये। चलिए डायमेंशन फार्मूला की बात करेंगे हम लोग, तो इसको अगले वीडियो में बात करेंगे।